अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देख चुके थे कि अगर हमने इस कर्व के अंडर जो ये एरिया है ना, ये एरिया अगर हमने फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना रेक्टेंगल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक रेक्टेंगल ये, सेकंड, दिस इज थर्ड वन, फोर्थ एंड सिमिलरली दिस। तो इसको विड्थ को मैं कहता हूँ dx, कि ये जो है ना इस पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट x2 माइनस x1, उसको मैं कह रहा हूँ dx, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम ही है तो मैं इसको dx का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो f ऑफ x होंगे, f ऑफ x1, f ऑफ x2, दिस इज़ f ऑफ x3, दिस इज़ f ऑफ x4, 5 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो मैं इनकी रेक्टेंगल्स, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करूँगा कि f ऑफ x1 इंटू डी एक्स, इसी तरह f ऑफ x2 इंटू डी एक्स, इसी तरह सारी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके जब मैं उनको सम करूँगा तो फिर जो आपको एरिया मिलेगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। तो ये जो एरिया मिसिंग आ रहा है, ये हम रेक्टेंगल्स की जो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हैं वो हम ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमें मिसिंग एरिया भी उसके अंदर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है जब एरिया हमने एक्चुअल एरिया फाइंड करना है तो फिर हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को इन्फिनिट करना पड़ेगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स होने चाहिए। खैर वो कंसेप्ट तो हमने देखा था उसमें फ़िज़िकल क्लास में। तो ये बेसिकली आइडिया क्या था कि अगर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है तो फिर हम किस तरह करेंगे। कहता है कि अगर आपने इस पॉइंट ए से यहाँ तक बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कैपिटल F, यानी कि आपने क्या करना है कि स्मॉल f का एरिया फाइंड करना है। ये फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो कर्व है ये स्मॉल f की है, तो फिर आपको एक कैपिटल F ढूंढना पड़ेगा जो कि क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द स्मॉल f। तो फिर क्या करेंगे कि उसमें से अपर लिमिट यानी कि ये जो पॉइंट है वो हम पुट कर देंगे उसके अंदर, और लोअर लिमिट ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ a, वो हम पुट कर देंगे। उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हमें a से b तक f ऑफ x की इंटीग्रेशन करनी है या एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है तो फिर हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जो एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल f का, उसमें से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। और इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये हम करेंगे क्वेश्चन में, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको लिमिट्स गिवन होती हैं कि आपने ए से बी तक का एरिया फाइंड करना है। अब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को इंटीग्रेशन करते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को सामने रखेंगे जो हमें हेल्पफुल होंगी वाइल डूइंग इंटीग्रेशन। तो पहली ये है कि अगर आपने ए से बी तक इंटीग्रेशन करनी है तो वो इक्वल है माइनस ऑफ बी से ए, यानी कि आप लिमिट्स को चेंज भी कर सकते हैं कि अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बना सकते हैं, लेकिन साथ में क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूव आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद रखें। अगर आपने लिमिट चेंज करनी है तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ए से ए तक, यानी कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और एंडिंग पॉइंट वो भी ए है। इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उसका एरिया क्या होगा। तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा पॉइंट है उसका एरिया हम निगलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब है एक पॉइंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए से ए, यानी कि कोई भी पॉइंट हो, यानी कि 5 से 5 एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह 6 से 6, तो एक पॉइंट की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। तो डेरिवेटिव्स की तरह इसमें भी यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव की तरह लीनियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है कि ए से बी अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स हो, यानी प्लस माइनस के साथ दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो फिर आप उनको इंटीग्रेशन अलग अलग दे सकते हैं उसी साइन के साथ, यानी कि एफ़ को अलग मिल जाएगी इंटीग्रेशन और जी को अलग मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होंगी। अब जिस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि आपने -1 से 2 तक इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x³ माइनस 2x इंटू डी एक्स की, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर फंक्शन जो है सम या डिफरेंस में हो, ये जो हमने लास्ट में लिखी थी, तो देखें आपके पास क्या है, ये एक फंक्शन है x³ और दूसरा 2x भी फंक्शन है, दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी में यही कहा है कि इंटीग्रेशन उन दोनों को अलग अलग मिल जाएगी। तो देखें x³ को अलग दे दिया और 2x को अलग दे दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था कि पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है कि उसमें एक पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सही।
तो 3+1 और ओवर 3+1 आ जाएगा। और ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर ये आ जाएगा 2 टाइम्स -1 to 2 x dx। अब देखें ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो लिमिट्स है ना, जब इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं तो फिर हम लिमिट पुट करनी होती हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। तो जब लिमिट का जो साइन है वो ये है, सीधा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और -1 to 2। इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन हो गई है लेकिन लिमिट अभी हमने पुट नहीं की। अगर जब कर लेंगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक लिमिट पुट ना करें आप उनको लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन हो गई है, लिमिट्स अभी पुट करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। जब इंटीग्रेशन हो गया, अभी लिमिट हमने पुट करनी है, तो लिमिट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 to 2। इसका मतलब है लिमिट अभी पुट करनी है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x के एल सिंपली। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 2 है, इसका मतलब है 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया, अब आगे x4। तो अपर लिमिट क्या होगी, 2 इसके अंदर पुट करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस फार्मूले वाला। लोअर लिमिट क्या है, -1, तो -1 की पावर 4। अब इसकी लिमिट हो गई, इसकी लिमिट ये है, ये हमने पुट कर दी है। अब इसकी बारी x स्क्वायर की, तो इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस ये वाला यहाँ पे आ रहा है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और -1, ये जो लोअर लिमिट है ये इसके अंदर पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4 16 माइनस ये जो है ना इवन पावर की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो 16 - 1 15 आ जाएगा। तो 15/4 यहाँ पे इसकी लिमिट बन जाएगी और इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, ये देखें 2 की पावर 4 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 15/4 -3, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4, जो कि एरिया अंडर द कर्व है फ्रॉम -1 to 2 ऑफ द फंक्शन x³ - 2x। अब आप देखें आपके पास इनडेफिनिट इंटेग्रल है, और इनडेफिनिट इंटेग्रल वो इंटेग्रल होते हैं जिनमें आपको लिमिट्स नहीं गिवन होती। जिस तरह हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन थी कि आप -1 से 2 तक फाइंड करें, तो वो डेफिनिट इंटेग्रल था जिसमें आपको जो लिमिट है वो गिवन थी कि आपने a से लेकर b तक या -1 से लेकर 2 तक का एरिया फाइंड करना है। लेकिन जब जनरली आपको इंटीग्रेशन करनी पड़े, उस जनरली एरिया फाइंड करना पड़े किसी फंक्शन का, तो फिर उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटेग्रल। तो इसके अंदर इनडेफिनिट इंटेग्रल में एक हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये डेफिनेट इंटेग्रल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे अब इनडेफिनिट इंटेग्रल में हम पढ़ेंगे, और डेफिनेट में हम ऑब्वियसली लगा सकते हैं क्योंकि हमें जब इंटीग्रेशन करना आती है तो फिर हम लिमिट करना भी पुट कर सकते हैं। तो हम इनडेफिनिट इंटेग्रल में हम एक फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसके अंदर ये है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर क्या होता है कि उनकी इंटीग्रेशन किस तरह की जाएगी। तो उसकी इंटीग्रेशन कहता है, इस तरह हम कर सकते हैं कि पहला फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, सही, यानी कि ये पहला फंक्शन है, ये क्या दूसरा है, तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। यानी कि डेरिवेटिव में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता था तो फिर हम दोनों फंक्शंस का बारी बारी डेरिवेटिव लेते थे। हम कहते थे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें आप दोनों दफ़ा जो है ना जी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही फंक्शन की होगी जो कि सेकंड होगा। फर्स्ट को हम एक दफ़ा वैसे छोड़ देंगे और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आप देखें कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो आपने फर्स्ट फंक्शन उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव आपको आता हो, और इंटीग्रेशन जिसकी आती है उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव मानना है। और अगर फंक्शन ऐसे हैं कि जिनके आप इंटीग्रेशन भी जानते हैं और डेरिवेटिव भी जानते हैं, तो आपने फर्स्ट हमेशा उसको चूज़ करना है कि जिसका डेरिवेटिव लें तो उसकी पावर रिड्यूस हो जाए, सही, ताकि फिर हम उसको ख़त्म करें और एक ऐसा सिंपल फंक्शन आ जाए जिसकी हम इंटीग्रेशन करके उसको आंसर दे दें। तो देखें आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ तो समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि देखें आपके पास फंक्शन है x और दूसरा है sin x। तो देखें आपने अगर इसको फर्स्ट मान लिया तो इसका डेरिवेटिव कॉज आ जाएगा, फिर उसको फर्स्ट मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन। तो इस तरह मतलब ये है कि
ये चलता जाएगा, ये कंटिन्यूस वे में कभी इंटीग्रेशन ख़त्म ही नहीं होगी। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो इसका मतलब है इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर हम इंटीग्रेशन अलग से कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। इसका एक फार्मूला भी है कि फर्स्ट और सेकंड सपोज करने का क्या मेथड है, कोई फार्मूला है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स जो है वैसे आ गया। सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉज होती है, माइनस फार्मूले वाला ये वाला माइनस वैसे। सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस। ये इंटेग्रल जो है ये वाला है, कैपिटल इंटेग्रल, बड़ा इंटेग्रल जो आ रहा है ये वैसे ही आता है। सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ तक। अब इसको माइनस को बाहर लिख दें, माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये इंटेग्रल वैसे कॉज 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉज एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखें ना, अब एक फंक्शन रह गया है। अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानता तो फिर वो इंटीग्रेशन चलती जाती, इसको मैंने फर्स्ट माना है तो उसका डेरिवेटिव लिया था वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कॉज आ गया। और कॉज की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है, तो आपने देखें इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस सी जो है हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था ये क्यों लगाते हैं। तो यहाँ तक आपका आंसर है। और ये जो है ना जनरल एरिया अंडर द कर्व है, और कर्व कौन सी है, एक्स साइन एक्स है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। अब आपके पास फंक्शन है ln x dx और इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपके पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन बता सकें कि ln x की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। तो ln x को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू ln x, तो दोबारा वही ln x आ जाएगा। तो देखें अब दो फंक्शन बन गए, एक कांस्टेंट फंक्शन है, दूसरा ln x है। अब हम इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस है। अब मतलब मसला ये है कि पहला फंक्शन किसको लिया जाए और दूसरा फंक्शन किसको लिया जाए। तो अगर मैं इसको पहला फंक्शन लेता हूँ तो आपको पता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब वो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, वो इंटीग्रेशन का पार्ट है जो वो ज़ीरो हो जाएगा सारा। तो इसको हमने फ़र्स्ट नहीं लेना, हम फर्स्ट इसको ले लेते हैं ln x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी आपको आता है। तो फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड ये हो गया। आप देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ln x वैसे, इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस इसकी इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो देखो x से कैंसिल हो जाएगा dx, यहाँ तक ln x डॉट x माइनस 1 इंटू डी एक्स। और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या होती है x। तो आपने जब इंटीग्रेशन कर लिया तो फिर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यही आपका आंसर है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर टी डी टी। तो देखें आपके पास दोबारा वही प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन आ रहा है इन द वेरिएबल टी। पहले x की बात करते थे हम, अब हम टी में बात कर रहे हैं, तो चीज़ एक ही है, मतलब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज है। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले फ़र्स्ट फंक्शन मानते हैं, ऐसी चीज़ को, ऐसे फंक्शन को फ़र्स्ट लेंगे जिसका हम डेरिवेटिव लें तो उसकी पावर रिड्यूस हो जाए। तो देखो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2 इंटू टी आ जाएगा, पावर नीचे और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव तो चलता जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन कहीं पे स्टॉप ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव भी और इसकी इंटीग्रेशन भी ये खुद होता है। तो ई रेज़्ड टू पावर टी की इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर टी होगी माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे और पावर में से एक कम करेंगे तो 2t आ जाएगा इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी है -2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं तो आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर टी इंटू टी डी टी। अब दोबारा देखें प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है और उनकी इंटीग्रेशन है, तो दोबारा वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन, और ये आपको पता है कि इसको फर्स्ट क्यों लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब हमने इसको देखें तो ई रेज़्ड टू पावर टी टाइम 1, तो ये आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर टी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज़्ड टू पावर टी ही होगी, तो ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन चूँकि कर ली है तो फिर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t ई रेज़्ड पावर टी आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ई रेज़्ड पावर टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ तक।
अब आपके पास फंक्शन है 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर हम देखें तो इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन एक रूल है जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल, उसकी थोड़ी पहचान है और उसको यूज़ करके आप एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की इंटीग्रेशन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसका रूल ये है कि अगर कोई फंक्शन हो ना, जिस तरह ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं तो वो हमें उसका स्क्वायर रूट लेके हमें क्या देता है, आंसर दे देता है। तो ये एक फ़ंक्शन है और उसके अंदर एक फ़ंक्शन पड़ा हुआ है। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या एक फ़ंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो वो क्या आएगा 2x। तो उसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है। डेरिवेटिव का अगर सिर्फ वेरिएबल ही पड़ा हो वो भी काफ़ी है, लेकिन चूँकि पूरा डेरिवेटिव पड़ा हो तो ये और अच्छी बात है। यानी कि 2x सिर्फ x पड़ा होता बाहर तो फिर भी हम उसको सब्स्टिट्यूशन रूल से कर सकते थे, सही। यानी कांस्टेंट जो है ना वो मानी नहीं रखता, उसको हम चेंज कर सकते हैं, सही। तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव अगर बाहर पड़ा हो तो आप अंदर वाले को जो है ना सपोज करेंगे कोई नया वेरिएबल, जिसको मैं t कह रहा हूँ, आप u कह सकते हैं, v कह सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि अंदर वाले फंक्शन को हमने लेट किया है कि t इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा रहे हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरे वेरिएबल में तो जाहिर सी बात है उनके डेरिवेटिव्स को उसी वेरिएबल में लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ। तो हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव तो dt आ जाएगा, राइट साइड पे देखें तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव तो वही लीनियर प्रॉपर्टी, इसको अलग मिल जाएगा, इसको अलग मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा 2x dx, लेफ्ट साइड पे क्या है dt। तो अब देखें जहाँ पे 2x dx आ रहा है आपने वहाँ पे क्या लिखना है dt लिखना है। तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इज़ इक्वल टू, इस 2x को मैं ना इसके साथ लिख देता हूँ 2x dx, ताकि आपको पता चल जाए कि 2x dx की जगह पे हमने क्या लिखना है। तो ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे तो हमने t लिख दिया, 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ पे आ गया। अब t की पावर 1/2 है, इसका मतलब है t स्क्वायर रूट हो तो t की पावर क्या होती है 1/2 और dt आ जाएगा। अब आपने t की पावर 1/2 यानी कि ये पावर फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखें हमने क्या किया है कि इसकी पावर में एक ऐड किया है और उसी से क्या कर दिया डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई है। अब देखें पावर में एक ऐड किया तो 1/2 यानी हाफ प्लस 1 कितना होता है 1.5 यानी कि 1.5, उसको हम लिखते हैं 3/2, सही। तो ये आ जाएगा 3/2 और हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2 प्लस c। अब ये जो है डबल डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर बन जाता है तो 2/3 आ जाएगा 3t⁻³ प्लस c। अब आपकी इंटीग्रेशन हो गई और सिंप्लीफिकेशन भी हो गई है। आपका जो क्वेश्चन था वो x के अंदर था, लेकिन आपने जो इंटीग्रेशन किया वो t में है, तो आप t से दोबारा फिर x में जाएंगे। तो फिर उसको जो आपने लेट किया हुआ था t को, t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म वैसे आएंगी सारी। अब आपके पास है फंक्शन x³ इंटू कॉज ऑफ x4 प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन और इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अंदर वाले फंक्शन को लेट कर सकते हैं x4 प्लस 2, इसको हम लेट कर सकते हैं, ये t के इक्वल है। तो ये t के इक्वल है तो अब हम बाकी को भी t के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, dt इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 3 रह जाएगा ऊपर, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो हम लिखते ही नहीं है dt। अब देखें आपके पास क्या आ रहा था कॉज ऑफ t बन जाएगा ये, तो बाकी क्या रह जाएगा x3 इंटू डी एक्स। तो x3 dx काम का ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड करवा देंगे तो dt/4 इज इक्वल टू x3 dx। इसका मतलब है x³ cos x4 प्लस 2 dx इज इक्वल टू कॉज ऑफ x4 प्लस 2। इस x³ को मैं इस dx के साथ लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है वो है dt/4। तो cos इसकी जगह पे क्या आ जाएगी t और यहाँ पे x³ dx की जगह पे dt/4। अब 4 जो है डिवाइड हो रहा है इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो 1/4 cos t dt आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin t प्लस c। तो अब आपने इंटीग्रेशन जब कर लिया तो t को आप दोबारा उसी x में कन्वर्ट करें तो t की जगह पे हम दोबारा वही लिख देंगे x4 प्लस 2। तो ये आपका क्या है आंसर है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखें आपके पास है a प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3ax प्लस bx³। अब देखें इस सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव नहीं है,
फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होगा तो उसका रूल अलग है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर हम जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम टी सपोज कर सकते हैं। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो फिर उसका एक रूल है कि लॉग ले लेते हैं हम नीचे वाले का, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन के अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम अंदर वाले को सपोज कर सकते हैं 3ax + bx³ को क्या सपोज कर सकते हैं t। तो अब डेरिवेटिव लेंगे तो 3a वैसे कांस्टेंट है, dx का डेरिवेटिव आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे और पावर में से एक कम, तो 3bx² dx आ जाएगा। अब 3 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो a dx + bx² dx आ जाएगा। dx भी हम कॉमन ले लेते हैं राइट साइड पे। तो अब देखें a + bx² dx, a + bx² × dx, इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं, लेकिन 3 जो है ये कॉमन एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो हम इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। dt/3 क्या आ जाएगा, a + bx² × dx। तो अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज़ इंटेग्रल ऑफ a + bx² dx ओवर √3x + bx³। तो इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं dt/3 और इसकी जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब t को हम ऊपर लेके आ सकते हैं, इसका मतलब है t की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/2 × dt/3। अब 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइस +c, और इसकी -1/2 + 1 कितना होता है, +1/2 होता है, क्योंकि -½ + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ +c आ जाएगा। ये जो 2 है ये डबल डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये फिर नोमिनेटर बन जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, t की पावर 1/2 + c। इसी तरह t को आप दोबारा वही ये जो आपने सपोज किया हुआ इधर आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है।